हेलो दोस्तों, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह हम साइंस की क्लास आज फिर लेके आए हैं, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड होंगे और 30 क्वेश्चन का मेरे साथ में आपको आंसर देना है। आप ये कोशिश करें कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए। और आपको पता है कि हम एक OMR शीट फिल करते हैं, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके ये डाउनलोड कर लीजिए फॉर्मेट, यदि नहीं किया है तो। बाकी आप मेरे साथ इसके आंसर दे सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। अभी आपको फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है। आप देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और अपने दोस्तों को भी जल्द से जल्द जोड़ लीजिए, ताकि हम एक अच्छे से कंपटीशन यहाँ पे कर पाए। निम्न पहला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की इकाई है? अब यहाँ देखेंगे सेल्सियस, केल्विन, डिग्री, फ़ारेनहाइट। सभी बच्चों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपने जल्दी से दोस्तों को जोड़ लीजिए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर पाएँ। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई बोली है तो मूल इकाई तापमान, मूल इकाई है तापमान। टोटल मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। उसमें से एक ताप भी है, उसमें से एक मूल मात्रक ताप भी है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, उसकी इकाई क्या होगी? सेल्सियस होगी, केल्विन होगी, डिग्री होगी, फ़ारेनहाइट होगी। जल्दी बताइए। बच्चे बता रहे हैं ए, अंकित जी बता रहे हैं ए। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तापमान की एसआई पद्धति में मात्रक होता है केल्विन। क्या होगा? केल्विन। क्या होगा? केल्विन। ये होता है 273 से ले जाके, केल्विन से ले जाके 373 तक, यानी इसका हिमांक होता है 273, इसका क्वथनांक होता है 373, है ना। इसको 100 भागों में हम बांट देते हैं बीच बीच में, तो इसकी इकाई क्या हो गई? मूल मात्रक में एसआई पद्धति की इकाई केल्विन। ठीक है, बिल्कुल राइट, सब सही बताया आपने। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल एवं गति, बल एवं भार, दाब एवं बल, ऊर्जा एवं कार्य। जल्दी से बताइए। विशाल विश्वकर्मा जी भी जुड़े हैं, बी बता रहे हैं इसका। अभी देख लेते हैं हम। देखो, बल का क्या है? न्यूटन, यहाँ पे पहले का। अब इसका देख लेते हैं, गति का क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये दोनों अलग अलग हो गया, कैंसल। बल का क्या है? न्यूटन। और भार का क्या है? न्यूटन मीटर के हिसाब से आएगा, तो ये भी गलत हो गया। दाब एवं बल भी गलत हो गया, तो इसका क्या आएगा? ऊर्जा एवं कार्य, जिसकी इकाई होती है जूल। क्या होती है? जूल की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई भी जूल होती है और ऊर्जा की इकाई भी क्या होती है? जूल। बिल्कुल सही है ये, ऊर्जा एवं कार्य। ठीक है, अब अगला देखेंगे, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, यहाँ पे आपको बताना है। ब्रिकवेट, फ्रैंक व्हिटले, पोखरेल, इनमें से किसी ने नहीं। जल्दी बताइए। ब्रिकवेट, फ्रैंक व्हिटले, पोखरेल, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ये चारों तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये तीनों वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार नहीं किया है। ठीक है, तीनों ही ने इसका आविष्कार किया है। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आपसे पूछा है रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया, सापेक्षता का सिद्धांत। न्यूटन, पास्कल, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, न्यूटन, पास्कल, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। न्यूटन, बताइए जल्दी से, क्या होगा? न्यूटन, पास्कल, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज। मिस्टर तिवारी जी बता रहे हैं डी, आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया, तैरने का सिद्धांत, तो ये गलत हो जाएगा। आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सापेक्षता का सिद्धांत, सिद्धांत दिया। ठीक है, और क्या दिया इन्होंने? ये दो इनके बहुत महत्वपूर्ण खोज है। पास्कल ने क्या करा? दाब, दाब के नियम दिए पास्कल ने। न्यूटन ने क्या किया? गति के नियम।
गुरुत्वाकर्षण के नियम, शीतलन नियम, ये सब किसने दिए? न्यूटन ने दिए। तो अभी हमारे यहाँ पे देखने पे क्या आंसर आ रहा है? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन किसने दिया? रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने। ठीक है, अगला देखेंगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जो टेलीविजन है, टीवी का आविष्कार किसने किया? टीवी का आविष्कार डब्ल्यू रेमजे, रॉबर्ट मोलेज, जेएल बेयर्ड, जॉनसन। डब्ल्यू रेमजे, रॉबर्ट मोलेज, जेएल बेयर्ड और ये बताइए जल्दी। पांडे जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सी। शुभम यादव जी बता रहे हैं ए। क्या भी देख लेते हैं। ये पुराने ज़माने में इस टाइप की टीवी चलती थी, इससे भी बड़ी चलती थी, और ये टीवी में सीआरटी यूज़ करते थे, कैथोड रे ट्यूब। मतलब इससे बहुत ज़्यादा में इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च होती थी और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती थी। इस टीवी का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। किसने किया था? जेएल बेयर्ड। बिल्कुल सी सही है, बहुत सारे लोग सही बताए हैं। विशाल विश्वकर्मा सी बताए हैं, ठीक है। रोहित जी सी बताए हैं। अभी देखते हैं, जेएल बेयर्ड आया इसका सही आंसर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? देखते हैं, समुद्र के तट पे, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पे, समुद्र की गहराई में। चलो हम एक चित्र बना लेते हैं। ये मान लो समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। पहला आपने समुद्र की गहराई ले लिया। दूसरा शिमला में समुद्र के तट पे, ये तट हो गया, ये तट हो गया। दो चीज मैंने कर दी, समुद्र की गहराई, तट। अब क्या बचा? शिमला। ये मान लो शिमला। अब मान लो ये माउंट एवरेस्ट, ये शिमला, ये माउंट एवरेस्ट। अब बताओ, चित्र बता दिया मैंने। ये समुद्र की गहराई, फिर उस समुद्र का तट, ये शिमला और ये माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे चावल पकाने में अधिक समय लगेगा? सही है, समुद्र के तट पे, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पे। फिर क्या आएगा? चावल पकाने में कठिनाई कहाँ पे होगी? माउंट एवरेस्ट पे होगी ना, कि चावल पकेंगे नहीं। माउंट एवरेस्ट, इसका क्या आएगा? सी। बिल्कुल राइट है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने पर उसका तापमान क्या होगा? किसी द्रव का वाष्पीकरण होगा तो टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मान लो ये बर्तन है, मान लो इसमें जल भरा हुआ है, ये मिट्टी का बर्तन है। किसका? मिट्टी का। अब इसमें क्या होगा? वाष्पीकरण हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा, तेजी से बढ़ेगा, तेजी से घटेगा। क्या होगा? वीडियो नहीं आ रही है, क्लास अटक गई है। अभी देख लेते हैं। दोस्तों किसी टेक्निकल रीजन से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, अभी सब ठीक हो गया है। अभी हम देखते हैं, किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने पर उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो जैसा कि आपको मालूम है, मिट्टी के बर्तन गर्मी में क्या रहते हैं? हमको ठंडा पानी देते हैं। आपको सबको मालूम है कि अंदर का पानी क्या है? गर्म है। जब उसका वाष्पीकरण होगा तो वो पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अंदर का गर्म पानी
वाष्प बन के उड़ जाएगा और अंदर का पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा। अंदर की गर्मी सब खत्म हो जाएगी, मटकेगी, और वो पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो तेजी से क्या होगा, तापमान घटेगा। जैसे हमको जब गर्मी लगती है और हम पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हमको कैसा लगता है, ठंडा लगता है। वहां पे कौन सी क्रिया हुई है, वाष्पीकरण हुआ है, और वाष्पीकरण के कारण हमको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। आ रही है आवाज, आप मुझे बताइए। ठीक है, तेजी से घटेगा। यहाँ पे क्लास नहीं चल रही है। दोस्तों टेक्निकल इशू के कारण प्रॉब्लम आ रही थी, अभी हमने उसको सोल्व कर लिया है। अभी आप मुझे बताइए कि आवाज़ और वीडियो आ रही है कि नहीं आपके पास। वीडियो आ रही है क्या आपके पास। यस सर, आ रही है। फिर हम चालू करते हैं। किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने पर उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। देख लेते हैं क्या होगा, तेजी से घटेगा। अगला देखेंगे, जब एक वस्तु की गति दुगनी कर दें तो की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जब किसी वस्तु की गति दुगनी कर दें, मतलब हमने गति क्या कर दी है, दोगुनी कर दी है, तो क्या होगा, अब उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, तीन गुनी हो जाएगी, समान रहती है, चौगुनी हो जाएगी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मुझे। स्क्रीन रुक गई है। अच्छा, अभी वो भी सोल्व कर रहे हैं। स्क्रीन रुक गई है ना, अभी कर रहे हैं सर। अब हो गया स्टार्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी वस्तु की गति दुगनी कर दी हमने, तो क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी गतिज ऊर्जा। मतलब किसी वस्तु की स्पीड अपन ने कर दी है दुगनी, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। हो जाएगी 4 गुनी, आएगा डी। अगला प्रश्न लेंगे, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान के पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी गुरुत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ये पूरी पृथ्वी आप जैसा कि देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव, और ये बीच वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो क्या बोलते हैं, भूमध्य। बीच वाली जो रेखा इसको बोलेंगे भूमध्य, इसको बोलेंगे ध्रुव। तो अब क्या बोल रहा है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ता है, वही रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए मुझे,
विशाल विश्वकर्मा जी बता रहे हैं ए, और जय भवानी जी बता रहे हैं ए, विशाल विश्वकर्मा है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, घटेगा, क्योंकि पृथ्वी चपटी है, ध्रुवों पे क्या है? चपटी है। तो ध्रुवों का मान अधिकतम कहाँ रहेगा? यहाँ पे अधिक, तो यहाँ पे क्या रहेगा? कम, क्योंकि पृथ्वी में जो है उसके आकार में 21 किलोमीटर का फर्क है, ये 21 किलोमीटर ज्यादा है। दोस्तों टेक्निकल इशू के कारण हम एक बार और रुक गए थे, अब हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। आपका प्रश्न क्या था? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। तो हम देखते हैं पृथ्वी ध्रुवों की तरफ क्या है? चपटी है। तो चपटी होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, का मान बढ़ेगा। और सबसे कम कहाँ रहेगा? भूमध्य रेखा पे, पृथ्वी के ऊपर की ओर। जैसे मान लो आपसे पूछेंगे गुरुत्व का मान ऊपर की ओर जाने पे घटता है, नीचे की ओर जाने पे घटता है, केंद्र पे शून्य हो जाता है। इस पे शून्य हो जाता है? केंद्र पे, पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। ऊपर जाएंगे तो ये भूपर्पट्टी से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा, ठीक है। ध्रुवों पे मैक्सिमम होगा, भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होगा, ठीक है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ये लाइव कर देना। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो देख लीजिए दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, इसको बोलेंगे अपन उत्तल, इसको बोलेंगे अवतल, इसको बोलेंगे समतल। तो यहां देखो, इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ है? यहाँ है। इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ है? मतलब इसका गोले का केंद्र, ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। ये यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसमें वक्रता दिख रही क्या आपको? नहीं दिख रही है, तो इसकी वक्रता क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत। क्योंकि देखो इसकी वक्रता क्या है? ये, इसको अपने सा गोल बना देते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या ये है। इसको गोल बना देते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या ये है। इसको गोल बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा? अनंत। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अभी देखते हैं अगला। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं कोयला, ऊष्मादायक ईंधन, ज्वालक। ज्वालक जल्दी बताइए। कोयला, ऊष्मादायक ईंधन, ज्वालक, जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए आप। ये देख लो, यहाँ पे हीट उत्पन्न कर रहे हैं, ये कोयले से क्या उत्पन्न कर रहे हैं? हीट। और ये हीट से भोजन पका रहे हैं। अब यहाँ देखो, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कोयला। कोयला गलत हो जाएगा, क्योंकि कोयला जल की ऊष्मा करता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। हमको ऑप्शन को साथ में लेके चलना है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ईंधन। ईंधन मतलब फ्यूल। बिल बहुत सही बताया था आपने, ईंधन मतलब फ्यूल। क्या आएगा इसका? ईंधन, क्योंकि कोयला भी ईंधन है, कोयला ईंधन है। पेट्रोल, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, जितनी भी चीज है जो जल के हीट प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? ईंधन कहलाती है, जिसका हम उपयोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। ऊष्मादायक भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया? ईंधन। अगला देखेंगे, दूध का पीएच मान होता है, जल्दी से मुझे बताइए दूध का पीएच मान क्या होता है? अब मैं आपको बता देता हूँ, पीएच में 0 से ले जाके 14 तक अंक होते हैं, और जो 7 नंबर का है वो होता है न्यूट्रल। अब दूध का पीएच मान क्या होता है? मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, ये अम्लीय होता है थोड़ा सा। क्या होता है? अम्लीय। तो आप मुझे बताइए क्या होगा? 5.2, 6.2, 6.4, 6.6, जल्दी से बताइए। कमलेश जी बता रहे हैं 6.4, विशाल विश्वकर्मा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं 6.4, बिल्कुल सही है। दूध का पीएच मान कितना है? 6.4, ये दूध का पीएच मान है।
अब यदि दूध से दही बन रहा है तो पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि दही और ज़्यादा खट्टा होता है दूध से भी। तो इसका क्या हो जाएगा 6.4, दूध की बात हो रही है तो। और दूध की शुद्धता नापते हैं लेक्टोमीटर से। किससे? लेक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता नापते हैं लेक्टोमीटर से, और दूध को दही में परिवर्तित करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगला देखेंगे, अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल, अम्ल की बात हो रही है, जिसका पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो। जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो सब क्या कहलाते हैं, अम्ल। अब यहाँ देखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH आयन देता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जल्दी बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH माइनस देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जल्दी बताइए, इसका आएगा अम्ल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही, और प्रोटॉन दाता। अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और प्रोटॉन को दे देता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। OH माइनस, इसको पानी में घोलते हैं तो OH माइनस देता है, H प्लस आयन देता है। क्या देता है, H प्लस आयन। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और स्वाद में क्या होता है, खट्टा। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल। ठीक है, यहाँ आपको दे रखा है HCl का सूत्र दे रखा है, ये एसिड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। लवण NaCl दे रखा है, नमक। लवण वो होते हैं जिसमें अम्ल और क्षार उचित मात्रा में मिले होते हैं, तो क्या बोलते हैं, लवण। जैसे नमक है तो नमक में Na क्या है, धातु है, Cl क्या है, क्लोरीन। ये दोनों मिलते हैं तो लवण बन जाते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, पीरे क्यूरी, ओटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर। जल्दी से बताइए, परमाणु बम का आविष्कार। फोटो देख के भी बता सकते हो, जल्दी बताइए। परमाणु का आविष्कार किसने किया, पीरी, ओटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर। जल्दी बताइए। फोटो देख के बताने वाले गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो महाजन है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है। क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया है। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, ओपेनहाइमर ने। किसने किया है, ओपेनहाइमर ने। जबकि ये बहुत ही महान वैज्ञानिक है। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया, और गांधी जी के समय के हैं ये, गांधी जी को बहुत मानते थे ये। ठीक है, ओपेनहाइमर ने किसकी खोज की, परमाणु बम की। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो ये फोटो में दिख रहे हैं आपको, ओपेनहाइमर अपना आंसर आ गया। मैडम क्यूरी को आप जानते ही हैं, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने करी। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस में होती है, कौन सी तरंगों में होती है, कौन सी किरणों में होती है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति। सबसे ज्यादा पारगम्य शक्ति होती है गामा किरणों की, अधिक, और कम होती है अल्फा किरण की। किसकी, अल्फा किरण की कम। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किसकी होगी, अल्फा किरण की। किसकी, अल्फा किरण। बिल्कुल राइट, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है, डी। निम्न में से रेडियो सक्रिय हीलियम के नाभिक के समकक्ष होता है, हीलियम के समकक्ष होता है। देखो नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मुझे बताओ, प्रोटॉन। और अल्फा किरण होती है धनात्मक, कैसी होती है, धनात्मक। बीटा किरण होती है ऋणात्मक। अब मुझे बताओ परमाणु में कौन सी चीज है, धनात्मक चीज है। क्या पूछ रहा है, निम्न रेडियो सक्रिय किरण हीलियम के नाभिक के समकक्ष होगा। हीलियम के नाभिक में क्या है, प्रोटॉन, और वो कैसा, धनात्मक। और अल्फा किरण कैसी होती है, धनात्मक। तो इसका आंसर क्या आएगा,
सी, अल्फा किरण भी धनात्मक है, प्रोटॉन भी धनात्मक है, इसका आंसर आएगा अल्फा किरण। ठीक है, क्लियर हुआ, इसका आएगा सी। किसी तत्व के परमाणु की संख्या 35 है, परमाणु संख्या कितनी है? 33, तथा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, तथा प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? क्या पूछा है? किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है, उसमें इलेक्ट्रॉन है 18, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 20, 15, 18, 17। ठीक है, अब यहाँ बता देता हूँ परमाणु संख्या। परमाणु क्या पूछा है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या अपने को यह निकालना है। जल्दी बताइए मुझे। कमलेश जी बता रहे हैं 17, नितेश पटेल जी बता रहे हैं डी, ये गलत हो जाएगा। रीजन बताऊं इसका कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने बता रहा है? 18। इलेक्ट्रॉन कितने बता रहा है? 18, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? तो वहां पे उन्होंने साफ लिख दिया है इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉन, तो इसकी संख्या क्या आ जाएगी? 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 17, तो 17 क्या है? न्यूट्रॉन है। देखो अपनों को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, अब अपन क्या करेंगे? अब ये जो दे रखा 18, इसमें 17 जोड़ दोगे आप तो टोटल कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, क्योंकि अपन ने जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो परमाणु संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु संख्या 35 है उसकी। इसका आंसर क्या आया? 18। क्लियर? मेसोन के खोजकर्ता कौन है? मेसोन एक परमाणु का सबसे छोटा पदार्थ है। के खोजकर्ता चैडविक, युकावा, थॉमसन, पाउली। जल्दी बताइए। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी, तो ये गलत हो जाएगा। थॉमसन ने जूल का प्रभाव दिया, जूल, थॉमसन का जूल प्रभाव। पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया, पाउली का अपवर्जन का नियम, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब क्या है? युकावा, युकावा ने किसकी खोज करी? मेसोन। और ये मेसोन कण कहाँ पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब तत्व का सबसे छोटा भाग क्या है? जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु। जैसा कि आप सबको पता है तत्व परमाणु का समूह होता है, बहुत सारे परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? तत्व। जैसे बात करें, ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के परमाणु से मिलके क्या बना है? ऑक्सीजन नाम का तत्व बना है। अब मान लो ये क्या है? N2, इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन के परमाणु मिलके क्या बनाए हैं? नाइट्रोजन बनाए, नाइट्रोजन गैस बनाए। तो यहाँ पे बात हो रही है परमाणु की, तो राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, परमाणविक नाभिक को किसने खोजा? आपसे पूछ रहे हैं परमाणु का न्यूक्लियस किसने खोजा? ये रहा न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसके अंदर है। आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव और सापेक्षता का सिद्धांत दिया, ये गलत हो जाएगा। थॉमसन ने जूल का प्रभाव दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डाल्टन ने बोला है परमाणुओं को तोड़ नहीं सकते, अविभाज्य कण है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी है? प्रोटॉन की खोज भी करी है और नाभिक की खोज भी करी है, दो चीजों की खोज करी है। मेरे साथ तिवारी जी जुड़े हैं, विशाल विश्वकर्मा, प्रवेश, कमलेश, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। तो अभी हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ है, अब आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिन, अलेक्जेंडर। ठीक है, अभी देखेंगे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई है
इसका प्रयोग हम बुखार और ज्वर के उसमें करते हैं, ये पेनिसिलिन का। तो इसकी खोज हुई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक सूक्ष्म जीवों से दवाई तैयार होती है और उसी सूक्ष्म जीव को खत्म करने में काम भी आती है। फ्लेमिंग होम्योपैथी के संस्थापक हैं। होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जिसके खोजकर्ता कौन है? लेनेक, डोमेक, वाक्समैन, हेनीमैन। ये हेनीमैन लिखा है, हेनीमैन। जल्दी बताइए। कमलेश जी बता रहे हैं डी, बिल्कुल राइट है। इससे क्या आएगा? हेनीमैन। ओके। दूध को दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध के दही में जमने का क्या कारण है? जल्दी बताइए। माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफाइकोकोकस, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट। ठीक है, मैं सबका बता देता हूँ। यीस्ट से मक्का की शराब बनेगी, मक्का की शराब, तो ये गलत हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी की बीमारी होगी, ये भी गलत। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में जमा देगा, दूध को दही। अब इस हिसाब से आंसर कौन सा आया? सी। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम सही बताए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुका है अपने इसमें। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस आया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का इतिहास से ले जाके वर्तमान तक की स्थिति का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी। जल्दी बताइए। अरबाज जी बता रहे हैं बी का, देख लेते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी आएगा, इसका क्या आएगा? एंथ्रोपोलॉजी तो हिंदी में बोलते हैं मानव विज्ञान, मानव विज्ञान। इस विज्ञान का नाम क्या है? मानव विज्ञान। मानव की सभ्यता, जब से मानव का जन्म हुआ है प्राचीन काल से अभी तक, उसमें कितने परिवर्तन आए हैं और उसकी संस्कृति, सभ्यता और समुदाय का अध्ययन हम किस में करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में। ये मानव विज्ञान है। सी। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा है किस, कौन सी है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। जल्दी बताइए। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। जल्दी बताइए। फ्रक्टोज फल में पाया जाता है, फल की जो शर्करा होती है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं। ग्लूकोज आप सबको मालूम है कार्बोहाइड्रेट से बनता है ये। माल्टोज, सुक्रोज। जल्दी बताइए। इसका जो आएगा फ्रक्टोज बिल्कुल सही आएगा। आपको फल कितने मीठे लगते हैं ना, बहुत सारे, तो उसका क्या कारण है? कौन सी शर्करा उसके अंदर? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शर्करा के कारण फल इतने स्वादिष्ट मीठे लगते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज भी मीठा ही होता है, लेकिन उससे मैक्सिमम पूछा है। क्या आएगा? फ्रक्टोज। एक मिनट, प्रश्न गलत पढ़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है, या सबसे लिखा है? मीठी शर्करा तो फ्रक्टोज हो गई, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सुक्रोज आएगी। इसका आंसर क्या हुआ? डी आएगा। क्या आएगा? डी। बहुत सारे बच्चे सही बता रहे थे, यहाँ में कंफ्यूज हो गया, हल्का समझा था। इसका क्या आएगा? सुक्रोज। का आंसर आएगा सुक्रोज। ये फल में पाई जाती है, ये भोजन में आपको नॉर्मल रूप से मिलती है, ये माल्टोज। ठीक है, पौधों में गति पाई जाती है, पौधों में गति पाई जाती है, यहाँ पे गति लिखी है। गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, ये सभी अभी देख लेते हैं। ये मान लो पौधा है, इसकी जड़ें हैं, तो जड़ें कहाँ गति करती है? नीचे। कहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण की ओर कर रही है गति। अब कुछ पौधे जल के हिसाब से भी गति करते हैं, जलानुवर्तन भी पाई जाती है। प्रकाशानुवर्तन, तना किधर गति करता है? प्रकाश की इधर ऊपर। तो ये भी क्लियर हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी कहेगा। सभी पौधों में सभी प्रकार की गतियां होती है। गुरुत्वानुवर्तन मतलब जड़ें नीचे गति करती हैं, जलानुवर्तन मतलब जल की ओर गति करती हैं, प्रकाशानुवर्तन मतलब ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर। तो ये सभी सही है। एड्स बीमारी किसकी संक्रमण की बीमारी होती है? एड्स की बीमारी किससे होती है? वायु द्वारा, जंतुओं द्वारा, वायरस द्वारा, जल द्वारा। आप सबको मालूम है वायरस द्वारा होगा, HIV के द्वारा होगा, इम्यूनो वायरस,
HIV वायरस के कारण कौन सी बीमारी होगी? HIV एड्स। ठीक है, क्या आया? कोकेन की दवा प्रयोग की जाती है, कोकेन की दवा प्रयोग की जाती है हैजा में, पीलिया में, मलेरिया में, इनमें से सभी। कोकेन जो होता है सिनकोना की छाल से निकालते हैं, सिनकोना नामक पेड़ होता है उसकी छाल से निकालते हैं कोकेन। पहले ये दवा बहुत ज़्यादा यूज होती थी मलेरिया के लिए, मलेरिया की वृद्धि को रोकने के लिए। तो इसका क्या आएगा? मलेरिया। लेकिन आजकल ये थोड़ी सी कम हो गई है, इसका उपयोग कम हो गया है क्योंकि दूसरी केमिकल दवाइयाँ आ गई हैं। तो मलेरिया के लिए कोकेन की दवा प्रयोग करते थे। अगला देखेंगे, रेखित पेशियां उपस्थित होती है, रेखित पेशियां उपस्थित होती है हाथों में, गर्दन में, पैरों में, इनमें से सभी। किसमें होती है? अभी देख लेते हैं। जो जो आप अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हो उस अंग में कौन सी पेशी पाई जाएगी? रेखित पेशी। हाथ आप हिला सकते हो, बिल्कुल। गर्दन हिला सकते हो, बिल्कुल। पैर हिला सकते हो, बिल्कुल। तो क्या आएगा? रेखित पेशी। अरेखित पेशी उस किस में पाई जाएगी? जो अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं, जैसे पाचन तंत्र। खाना अपनी मर्जी से पचाते हो क्या? गलत हो जाएगा। ठीक है। आंखें अपनी मर्जी से झपकाते हो क्या? गलत हो जाएगा। ठीक है। हृदय अपनी मर्जी से धड़कता है क्या? गलत हो जाएगा। तो जो जो हमारी मर्जी से होता है उसमें कौन सी पेशियां पाई जाती है? रेखित पेशी। उत्परिवर्तन किसमें होता है? उत्परिवर्तन बोल रहे हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है कि अनुवांशिक रूप से कोई जीव उसमें परिवर्तन कर लेता है, उसके शरीर में परिवर्तन कर लेता है। मतलब जीव क्या कर लेता है? उसके शरीर में परिवर्तन कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। अब ये उत्परिवर्तन कहाँ होता है? डीएनए में होता है। कहाँ होता है? डीएनए में। 28 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1 मिनट। 28 में कोकेन की दवा का प्रयोग किया जाता है मलेरिया में करेंगे, और ये कोकेन की दवा कहाँ से निकालेंगे? सिनकोना की छाल से। ठीक है, कोकेन था, बिल्कुल कोकेन ही बताया था मैंने। उत्परिवर्तन किस में होता है? जीव में होता है। जीव अपने शरीर का चेंजेस कर लेता है। ठीक है, और ये चेंजेस होता है डीएनए में। डीएनए में बदलाव हो जाता है। वो बदलाव कहाँ आता है? सिस्ट्रोन में। कहाँ आता है? सिस्ट्रोन में। कहाँ आता है? सिस्ट्रोन में। क्या आएगा? सिस्ट्रोन। आरएनए गलत, प्रोटीन गलत, सिस्ट्रोन आएगा। अभी हमारे 30 क्वेश्चन कवर हुए हैं। अभी नेक्स्ट क्लास भी आपकी जल्द से जल्द आने वाली है, तो आप अभी जुड़े रहिए हमसे, और हम कल ही इसी समय मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय हिंद।